जय हिंद। सभी छात्रों का स्वागत है सनराइज क्लासेस में। और बच्चों, आज से शुरू करेंगे हम आपका जो अभी एग्ज़ाम लगा हुआ है आरपीएफ का, इसका प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। और प्रैक्टिस सेट में भी सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें किस हिसाब से या किस टाइप का जीके जीएस आया था और मैथ कैसा आया था, रीजनिंग कैसा आया था, इन सब क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि 6 साल बाद जो आरपीएफ की वैकेंसी आई है इसको कैसे क्रैक किया जाए और इसमें कैसे सिलेक्शन लिया जाए। और अभी इसके जो जीके जीएस है उसका पोर्शन सेट करेंगे ताकि देखेंगे ताकि आपको ये पता चले कि अब जितना भी टाइम आपके पास बचा है 1 महीने का या फिर भी 10 15 20 दिन का, उसमें जीके जीएस कैसे पढ़ना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बच्चों। ठीक है, आरपीएफ की वैकेंसी आपको पता है, इसमें एसआई की वैकेंसी भी आई है और इसमें कांस्टेबल की भी वैकेंसी आई है। लेकिन हाँ, 2019 में जो वैकेंसी आई थी अभी उसमें और इधर की वैकेंसी में जो अभी आई है 2024 में बहुत फ़र्क है, वैकेंसी थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जीके जीएस तो आपका हो ही जाएगा। और मैथ और रीजनिंग का भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका अच्छा खासा सिलेक्शन इसमें हो सकता है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि आरपीएफ जैसे पेपर में, कांस्टेबल हो या फिर सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, इसमें किस प्रकार का जीके आता है और कैसा रीजनिंग आता है, कैसा मैथ आता है, ये हम सब इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी छात्रों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो एक्चुअली 2000, ध्यान देना बच्चों, जो एक्चुअली 2019 के आरपीएफ के पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो हूबहू ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसी के ये क्वेश्चंस हैं। और इसमें साफ साफ ये भी आपको दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, और इससे एक अंदाज़ा तो आपको लग जाएगा कि अभी अंतिम दिनों में अपनी कैसी तैयारी की जाए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल संबंधित है। ठीक है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल संबंधित है। तो ऑप्शन देखिए आपका, ऑप्शन क्या है आपका, AKF4 या AIKF या फिर फीफा या बीसीसीआई। ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों, इसका पहला उत्तर आयोग ने क्या माना है, AKFI। ठीक है, AKFI वैकल्पिक 4। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर यह उत्तर हो जाएगा। कबड्डी खेल में AKFI का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से हम एक चीज़ तो समझ गए कि आपको स्पोर्ट्स की जानकारी रखनी है, स्पोर्ट्स के 1 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो जितना भी स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में क्या रूल्स होते हैं, स्पोर्ट्स में क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, स्पोर्ट्स में कितने, किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी खेल में कितने टीम में कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, और उसका मुख्यालय कहाँ पर है और वर्तमान में उसके चेयरमैन कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, जब भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, उसके अधिवेशन के बारे में जरूर पूछ ले। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 1885, 1950, 1889 और 1947। तो बच्चों यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा क्या, 1885। ठीक है, 1885 में हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। और अगर पूछ ले कि किसके द्वारा स्थापना हुई है तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर यहां पर हो जाएगा A.O. ह्यूम और एनी बेसेंट। ठीक है, यानी हमारे भारत की सबसे पुरानी पार्टी है ये, 1885 का। ठीक है, और इसका पहला अधिवेशन बच्चों मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है। निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर या ऑर्गन। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑर्गन। ठीक है, इस ये जो प्रैक्टिस सेट है, जो प्रीवियस पेपर है, इससे सिर्फ आपको एक डेटा लेना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंपल सी चीज़ पूछ ली है कि भाई कब उसकी स्थापना हुई थी, तो उसकी स्थापना 1885 में हुई थी। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना है और सिंपल तरीके से इसका आंसर दे रहा है, यानी जीके जीएस को इतना हार्ड लेवल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप गहनता से इसका अध्ययन करेंगे तो आराम से एक पेपर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ऑर्गन हो गया इसका। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है, 8 बिंदु बे या डंकन का संकरारस्त या फिर 10 डिग्री क्रीक या फिर आपका कोको बे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री क्रीक यानी 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये थोड़ा सा मैप बेस्ड क्वेश्चन भी है कि जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में है, उनको कौन अलग करता है। यानी देखो, अंडमान निकोबार द्वीप तो है,
तो अंडमान अलग है और निकोबार अलग है, और अंडमान और निकोबार को अलग करता है, जो स्टेट अलग करती है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि लक्षद्वीप और मिनी कॉय को अलग करने वाला कौन सा चैनल है। तो बच्चों लक्षद्वीप और मिनी कॉय को अलग करने वाला 9 डिग्री चैनल है, और मिनी कॉय को और मालदीव को, मिनी कॉय और मालदीव को अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चैनल आपको समझने पड़ेंगे। 10 डिग्री चैनल तो अंडमान निकोबार को अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप और मिनी कॉय को अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल आपका मिनी कॉय और मालदीव को अलग करता है। तो देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आया है, मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है जरा देखिए। क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होता है। क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बैक्टीरियल। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और बच्चों आपको आपसे पूछ सकता है कि जो टीबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीबी का फुल फॉर्म होता है बच्चों ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि इसका जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, तो बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे जरा देख लीजिए, आरपीएफ में क्या पूछा गया है। घर्षण के कारण, साइंस का क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति डैश है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति डैश है। ठीक है, शामिल हो रही है, और सापेक्ष गति शामिल हो रही है, या बढ़ता है, या कोई परिणाम नहीं, या संघर्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका संघर्षण है। फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, यहाँ पे साइंस भी पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है आरपीएफ के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। गंगा महानदी, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। और कोलेरू झील बच्चों कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और जो कोलेरू झील है ये लगून झील है। ठीक है, लगून झील है, और बंगाल की खाड़ी का पानी इसमें आता है, खारी झील है ये भारत की। ठीक है, और एक चीज़ और पूछता है, पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूछ ले कि भाई पुलिकट झील कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलेरू झील का डैश के त्रिकोण में पाई जाती है, यानी गंगा, गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है, उसी प्रकार से एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है बच्चों, उसी प्रकार से एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि पुलिकट झील किन दो राज्यों के मध्य में स्थित है। तो जो पुलिकट झील है, लगून झील तो है ही, खारे पानी की झील तो है ही, वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर तो वैसे 2 है, लेकिन अब एंग्लो इंडियन का जो एक विकल्प था वो अब हटा दिया गया है। मतलब लोकसभा में एंग्लो इंडियंस अब मनोनीत नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 352। ठीक है, सॉरी 552 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 552 सीटें। तो ये जो लास्ट के 2 सीटें थी ना, तो यही होता है एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करना। लेकिन अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये प्रावधान हटा दिया गया है। अब टोटल सीटें 552 की हैं, एंग्लो इंडियंस की जो मनोनीत होती थी वो अब हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ये पूछ सकता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब मनोनीत का ये एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करने का प्रावधान अब हटा दिया गया है लोकसभा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदन भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदन भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल के भीतर काम करने के लिए सूचित किया जाता है 30 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर, या 7 दिन के अंदर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 7 दिन के अंदर। ठीक है, संविधान का बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया कि संविधान के 2 प्रश्न आए हुए हैं, और साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी जीके जीएस का एक अच्छा खासा मेल मिलाप है यहाँ पे। तो जीके जीएस तो बच्चों आपको अच्छा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जरा देखो क्या बोल रहा है। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट हुक और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या
एंथोनी वॉन लिगेनोग या रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है आपका रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के नाभिक की बात कर रहे हैं बच्चों, लेकिन अगर कोशिका की बात करता है ना तो वो रॉबर्ट हुक होता। ठीक है, अगर कोशिका की बात करता तो वो रॉबर्ट हुक होता, लेकिन यहाँ पर कोशिका के नाभिक की बात की गई है तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, आरपीएफ के लिए साइंस पढ़ लीजिएगा, जो भी किताब आपको अच्छी लगे, जो भी यूट्यूब चैनल अच्छा लगे, लेकिन साइंस को मत छोड़िएगा क्योंकि साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हमने 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के देख लिए है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखो क्या बोल रहा है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? सांची पे, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या महरौली में? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सारनाथ में। ठीक है, ध्यान देना, अशोक सम्राट जो मौर्य साम्राज्य से ताल्लुकात रखता है, जिसको चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है, और सम्राट अशोक ने पियदस्सी, देव नाम पियदस्सी की उपाधि भी धारण की थी। तो अशोक का, सम्राट अशोक का जो स्तंभ है वो बनारस से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ में पाया गया था। और सारनाथ ही वो जगह है बच्चों जहाँ पर सर्वप्रथम, ध्यान देना बच्चों, जहाँ पर सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे अपने 5 शिष्यों को, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिली है। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक का है, कहाँ से मिला है? सारनाथ में मिला है। ठीक है, और सारनाथ कौन सी जगह है? सारनाथ वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश दिए थे, कितने लोगों को? 5 अपने छात्रों को। और जब उन्होंने अपना उपदेश दिया तो उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि जब सम्राट अशोक ने अपना पहला उपदेश दिया था तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो बच्चों उस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो देख रहे हो प्राचीन इतिहास से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्राचीन इतिहास का तो तीनों पोर्शन बच्चों, इतिहास का तो तीनों पोर्शन आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक भारत। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि मध्य से भी आ रहा है। ठीक है, और हमने यहाँ पे आधुनिक भारत का भी इतिहास देख लिया, और देखो ये जो क्वेश्चन था अभी ये प्राचीन इतिहास का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? ठीक है, पॉलिस्टर, नायलॉन, बैग या फिर रेयान? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रेयान। ठीक है, देखो साइंस का, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। ठीक है, तीनों खंड बराबर तरीके से पूछे जा रहे हैं, बहुत तरीके से अच्छे से पढ़ना है। रियो ओलंपिक 2016, अब देखो ये उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर क्वेश्चन है, यानी अभी हाल ही में 2022, 2023, 2024 में जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हुए हैं ना, वर्ल्ड कप हुआ हो, ओलंपिक हुआ हो, तो बच्चों इसके क्वेश्चन तो जरूर पढ़ लीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी इस पेपर में ओलंपिक या फिर जो हमारा अभी वर्ल्ड कप हुआ था तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओलंपिक और वर्ल्ड कप के बारे में एक बार जरूर पूछ लेना आप। ठीक है, रियो पैरालंपिक, ध्यान देना बच्चों, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पद के विजेता दीपिका मलिक ने कौन सा पदक जीता था? देखो रजत पदक जीता था। तो आपसे पूछ सकता है कि इस बार ओलंपिक में किसने कौन सा पदक जीता, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं बच्चों, क्या बोला? दक्षिण भारत मंदिर के प्रवेश द्वार डैश कहा जाता है। ठीक है, जो दक्षिण भारत के हमारे मंदिर हैं उसके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो गोपुर, घर, विमान या अंतरिक्ष? तो इसका क्या हो जाएगा? गोपुर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इसे क्या समझते हैं? सतत विकास कहलाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सतत विकास कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अपनी पृथ्वी को, अपने एनवायरमेंट को बिना कोई क्षति पहुंचाए जब हम अपने लिए कोई विकास करते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि आजकल जो भी कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें हमारी पृथ्वी के लिए कितनी हानिकारक गैसेस और कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिससे हमारी पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ऐसा डेवलपमेंट जिससे हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान ना पहुंचे उसी को बोलते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है? ठीक है, कोई इकाई। ठीक है, कोई इकाई। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा मतलब बच्चों इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है सापेक्ष घनत्व की। ठीक है, तो इसको हम स्किप करते हैं, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में निम्नलिखित में से
किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था? दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था? फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो अलाउद्दीन खिलजी बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो देखो मध्यकालीन भारत का इतिहास का देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया। यानी अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे यहाँ पर तो भैया मैंने ये पाया है कि मध्यकालीन इतिहास का भी प्रश्न पूछ रहा है और आपका प्राचीन इतिहास का भी पूछ रहा है और आपका आधुनिक भारत का भी पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बर्फ का नमक डैश होता है, ठीक है। बर्फ का नमक, ठीक है, डैश होता है, किस टेम्परेचर पे होता है? बर्फ का नमक किस टेम्परेचर पे होता है? तो 273.15 केल्विन में, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी साइंस का पूछा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? निम्नलिखित में से दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा झरना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? योसेमाइट फॉल्स या नूह का झरना या भूरा झरना या एंजल फॉल्स। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका एंजल फॉल्स, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। तो विश्व विज्ञान से भी पूछ रहा है क्वेश्चन आपका। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से बच्चों। इसको तो याद रखना, ये तो रटा रटाया प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। और हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है, ठीक है बच्चों। और आपको बता दें ये जो मुंडक उपनिषद है ये प्राचीन हमारा जो भारत है उसके साहित्यों से लिया गया है, ठीक है। और आपको पता है हमारे भारत का जो चिन्ह होता है जिसको हम अशोक एम्बलम भी बोलते हैं, तो वो भी कहाँ से? सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें आपने देखा होगा कि ऐसे 3 शेर होते हैं और 3 शेर होने के बाद एक नीचे चक्र होता है और चक्र के नीचे ही लिखा होता है सत्यमेव जयते। और हमारे भारत का ये राष्ट्र प्रतीक भी है। तो देखो राष्ट्र प्रतीक चिन्ह ये तो हमने लिया है कहाँ से भाई? राष्ट्र प्रतीक का चिन्ह लिया ही हमने सम्राट के अशोक स्तंभ से लिया है, ठीक है। और अगर पूछ ले कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो वो हो जाएगा मुंडक उपनिषद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल संबंधित है? तो कुश्ती हो जाएगा, ठीक है। देखिए ओलंपिक उस समय जो ओलंपिक हुए थे उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी इस साल भी ओलंपिक हुए थे, आपको ये पता है, तो ओलंपिक के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक, मालवा का पठार, बुंदेलखंड या बघेलखंड या बुंदेलखंड। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा क्या भैया? अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती नदी, ठीक है। और आपको बता दें बच्चों, जो ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और मध्य प्रदेश के से अमरकंटक से निकल के यह गुजरात में प्रवेश करके और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये जो नदी है ना बच्चों, वो पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो कई बार ये प्रश्न पूछता है कि भैया पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ऐसे तो बहुत सारी नदी हैं पश्चिम की ओर बहने वाली, लेकिन आपको बता दें बच्चों, नर्मदा, ताप्ती, इनको याद रखना है, ठीक है। मैं कुछ नाम दे देता हूं आपको, जैसे साबरमती नदी है, लूनी नदी है और माही नदी है और आपका नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, जुआरी नदी है, पेरियार नदी है। ये सब के सब पश्चिम की ओर बहती हैं और ये सब के सब नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं बच्चों, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि नर्मदा नदी किस चीज़ का निर्माण करती है जब अरब सागर में गिरती है? तो आपका उत्तर होगा एस्चुरी नदी, ठीक है। और बच्चों नर्मदा नदी में कई सारे बांध बनाए गए हैं। तो कुछ बांध हैं, जैसे मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी के ऊपर है। और आपको बता दें बच्चों, मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर बांध ये भी नर्मदा नदी के ऊपर है। और उसके बाद जब आप जाएंगे गुजरात में, तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, ये भी नर्मदा नदी के ऊपर ही है। और नर्मदा नदी के जस्ट किनारे से ही गुजरात में आपको बता दें बच्चों, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों पिट्सबर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो भारत में बच्चों शरावती नदी, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आपको ये आंसर लगाना है। शरावती नदी में सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाता है जिसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक राज्य में है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? ठीक है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? अब देखिए ये संविधान का तीसरा क्वेश्चन है, यानी संविधान से भी अच्छा खासा वेटेज आ रहा है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, ठीक है, तो देखो कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? समान है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम में
प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। प्राचीन भारत से, देखिए तीसरा क्वेश्चन है प्राचीन भारत से, ठीक है। तो कितना महत्व है बच्चों, जीके जीएस का कितना महत्व है। और मैं देख पा रहा हूं कि स्टैटिक जीके के कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब अगर आप स्टैटिक जीके भी अच्छे तरीके से कर लेते हो तो ये मान के चलिए आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, आरपीएफ का पेपर निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जो हमारा एक प्रकार से मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। संविधान का बच्चों चौथा प्रश्न देखो, संविधान कितना इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है, ठीक है। तो बच्चों आपको बता दें Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी जो है लाल हो जाती है, उसको इंग्लिश में फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। साइंस का देखिए रसायन का तीसरा कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1893 में। आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घकालिक योजना, ठीक है। इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन बन गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार से पाई गई है? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार से पाई गई है? तो उत्तर हो जाएगा इसका बच्चों सिंधु घाटी का मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु घाटी का मोहनजोदड़ो। प्राचीन भारत से फिर से एक क्वेश्चन आ गया, देखो, है ना। और जब भी मोहनजोदड़ो की बात करेंगे बच्चों, तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है बच्चों मृतकों का टीला, ठीक है। सिंधु नदी किनारे था, ठीक है। यहां पर विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार पाए गए हैं, ठीक है। आगे, शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश तक घूमता है। शुक्र अपने अक्ष से डैश तक घूमता है, तो ये पूर्व से पश्चिम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और अगर पृथ्वी का पूछ ले कि पृथ्वी अपने अक्ष में कहां से कहां घूमती है, तो हमारा हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया? पश्चिम से पूर्व। जबकि शुक्र का क्या है? पूर्व से पश्चिम। और बच्चों ये जो शुक्र है ना, इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? संविधान का फिर से एक क्वेश्चन आ गया। कम से कम 5 क्वेश्चन तो संविधान के हो ही गए इसमें। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है भैया सुरक्षित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? यानी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है? सार्वजनिक, पूंजीवादी, निजीवादी या मिश्रित? तो बच्चों हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है हमारे सरकार द्वारा, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। कई बार पूछता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वहीं पूछ लेगा कि कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भैया वहाँ की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। आगे, राज्य का राज्यपाल कौन होता है? कौन है राज्य का राज्यपाल? कौन है? मंत्रिपरिषद, संसद, कैबिनेट? तो बच्चों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या? कैबिनेट, ठीक है। आगे बच्चों क्या बोला? दुनिया का डैश सर्वोच्च शिखर है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर क्या है भैया? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। योग के प्रकार में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आधा लिली, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। देखो, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम तिथि अवधि क्या होती है? यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो उत्तर हो जाएगा 6 महीने 6 सप्ताह। देख रहे हो बच्चों, संविधान के ही 7 से 8 क्वेश्चन हुए जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वास्तुकला में पंचायत शैली डैश से संबंधित है। वास्तुकला में पंचायत शैली डैश से संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों मंदिर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है जरा देख लीजिए। आगे बोल रहा है कि आर्ट फिस्ट आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व चैलेंज कप। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्य के परिषद को डैश भी कहा जाता है, तो राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। हमने देख लिया संविधान के 10 क्वेश्चन तो आ ही गए हैं, कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्यों को डैश कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ठीक है। अर्थशास्त्र के 3 क्वेश्चन देख लिए हमने। आगे, राइडर शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कबड्डी। खेल के भी बहुत सारे प्रश्न देख लिए हैं। खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर डैश को समर्पित है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? शंकर भगवान को समर्पित है। आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है। वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो रिजर्व बैंक
ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। तो देखो बच्चों ये 50 क्वेश्चन आपके जीके जैसे कंप्लीट हुए और इसमें हमने देखा कि संविधान के कम से कम 10 क्वेश्चन हैं, इतिहास के कम से कम 12 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन कम से कम किसके हैं, भूगोल के हैं, और 4 क्वेश्चन कम से कम अर्थशास्त्र के हैं, और बाकी विविध जीके के हैं। तो यानी अगर आप स्टैटिक जीके को ही मद्देनजर रखते रहोगे तो बहुत आसानी से आरपीएफ का पेपर निकाला जा सकता है। स्टैटिक जीके और प्लस साइंस, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, कल फिर क्लास लेके आएंगे, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत। जय हिंद छात्रों, सभी छात्रों का स्वागत है सनराइज क्लासेस में। और क्योंकि आपका आरपीएफ का पेपर नज़दीक है, तो आरपीएफ का पेपर का जो पिछली बार आए थे 2019 में जो पेपर हुआ था, उसके जो कुछ शिफ्ट हैं, उस शिफ्ट का पेपर एनालिसिस मैं आपके सामने करने आ रहा हूं, ताकि आपको कुछ जीके का अंदाज़ा लग सके कि जीके जीएस में कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, आपका आरपीएफ का पेपर दिसंबर में है और आरपीएफ में किस हिसाब से जीके आता है और किस हिसाब से जीके जीएस आता है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आता है, करंट अफेयर आता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये हूबहू जो पेपर आज मैं कराने जा रहा हूँ, ये हूबहू वही पेपर है जो पिछली बार आया था, और बहुत सारे बच्चों ने इस पेपर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और पास भी हुए, आरपीएफ की नौकरी भी ली। 6 साल के अंतराल के बाद ये जो नौकरी आ रही है आरपीएफ की, अब जो बच्चों ने फॉर्म भरा है तो इस वीडियो को जरूर देखें, लास्ट तक जरूर देखें कि जीके जीएस कैसा आ रहा है और आपको किस वे में तैयारी करनी है। मतलब अभी आपके एग्जाम को जो इतना कम दिन बचा है, तो इस कम दिन में आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हो और कौन कौन से जीके जीएस को टॉपिक को पढ़ रहे, तो उस चीज़ का एक एनालाइज हम यहाँ पर लेके आए हैं। ठीक है, तो बने रहिए सभी छात्र, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, टिंडल इफेक्ट, गोली प्रभाव या सीबेक प्रभाव या रमन प्रभाव। तो यहाँ पर हो जाएगा टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट जिसको बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जंगलों में या घर में अगर कोई छत में सुराख है तो वहाँ से लाइट आती है और लाइट एकदम किरण की तरह अंदर प्रवेश करती है, और जहाँ जहाँ वो लाइट जाती है वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल हैं वो घूमते रहते हैं, और डस्ट पार्टिकल खुली आंखों से भी देखे जा सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है बच्चों टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो देखो साइंस से एक क्वेश्चन बन गया है। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा गया? अर्थशास्त्र से ये प्रश्न है, अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट से ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा गया? सार्वजनिक लेखा समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति या आचार समिति या अनुमानित समिति? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुमानित समिति। अर्थशास्त्र से देखो एक प्रश्न आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? ठीक है, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? नेल्सन, डॉल्फिन किक या ड्रॉप या गुगली? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ड्रॉप। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ 3 प्रश्न पढ़े हैं और 3 प्रश्न हमने ये देख लिया कि एक प्रश्न आपका साइंस से है, एक प्रश्न आपका अर्थशास्त्र से है और एक प्रश्न आपका स्पोर्ट्स से है। यानी जीके जीएस के सभी पोर्शन को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप मुझसे पूछो कि सर कौन सी किताब पढ़ी जाए जिससे जल्द से जल्द हमारा जीके जीएस का रिवीजन हो जाए, तो मैं आपको बताऊंगा कि लूसेंट की एक वास्तुनिष्ठ जीके आती है, लूसेंट की एक वास्तुनिष्ठ जीके आती है, आप उसको पढ़ो और उसमें टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू है उस एमसीक्यू को पढ़ लो, तो आरपीएफ आपका अच्छे खासा कवर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? ठीक है, तो अध्यक्ष, राज्यपाल, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका क्या, अध्यक्ष। ठीक है, संविधान से एक प्रश्न हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसे सजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? ठीक है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? तो वो हो जाएगा आपका चालुक्य वंश के राजाओं ने। ठीक है, चालुक्य वंश के राजाओं ने। तो ये प्रश्न जो आपका बन रहा है ये प्राचीन इतिहास से बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है। तो यहाँ पर फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्लाज्मा, तो उत्तर हो जाएगा आपका क्या, प्रोटॉन। ठीक है, परमाणु केंद्र में परमाणु प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, साइंस से फिर से एक क्वेश्चन बन गया। तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं और 6 क्वेश्चन में आपने देखा कि 2 तो केवल और केवल साइंस के ही आ चुके हैं। यानी साइंस आरपीएफ और रेलवे के पेपर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
क्या बोल रहा है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे डैश कहा जाता है। ठीक है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे डैश कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बच्चों वृद्धि। ठीक है, साइंस का देखो तीसरा क्वेश्चन आ गया है, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद डैश और डैश से हटा दिया जाता है। ठीक है, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद डैश और डैश से हटा दिया जाता है। तो सामग्री विस्थापन या फिर क्या बोल रहे हैं, गति त्वरण या सामग्री त्वरण या सामग्री गति। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, सामग्री त्वरण। ठीक है, इसमें पहले से ही आंसर हाईलाइट है, तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है और आपको यह भी पता चल रहा है कि आयोग ने इसका क्या आंसर माना है। ठीक है बच्चों, ये जो पीडीएफ है ये किसी बच्चे की पीडीएफ है जो 2019 में एग्जाम देने गया था, और उसकी जो आंसर की आई थी, जो आयोग ने आंसर की भेजी थी, ये हूबहू आंसर की निकाली है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। यानी आपको यहां से ये भी पता लग रहा है कि आयोग किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा सामग्री त्वरण। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अनाज जमा मुख्य रूप से डैश में लगाए जाते हैं। ठीक है, अनाज जमा मुख्य रूप से डैश में लगाए जाते हैं, गन्ना, गेहूं, केसर या चावल। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों केसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में जवानी और सेवारायन पहाड़ियां पाई जाती हैं? ठीक है, भारत के किस राज्य में जवानी एवं सेवारायन पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो यहां पर हो जाएगा आपको बच्चों तमिलनाडु। और ध्यान देना बच्चों, प्लानी की पहाड़ी भी तमिलनाडु में पाई जाती है। और तमिलनाडु की जब बात करेंगे बच्चों, तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में ही है। ठीक है, ध्यान देना, कम से कम 16 रामसर स्थल है वहां पे। और पूछ सकता है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं, तो तमिलनाडु आंसर निकालना है। तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है वह भारत के मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है, और तमिलनाडु में जो रामेश्वरम है, तो रामेश्वरम बच्चों भारत की अंतिम भूमि है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो प्रश्न है हमारा, ये भूगोल से है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। लहर की लंबाई, वेव अवधि, फ्रीक्वेंसी या आयाम। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी। ध्वनि की गुणवत्ता उसकी फ्रीक्वेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। 11 क्वेश्चन में से कम 5 क्वेश्चन तो साइंस के हो ही गए हैं। इसका मतलब साइंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल। ठीक है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था बच्चों? गोपाल था। ठीक है, ध्यान देना। और ये वही पाल वंश है जिनका शासन बिहार, बंगाल, उड़ीसा गणराज्य में था, और ये वही पाल वंश है जिन्होंने त्रिपक्षीय युद्ध में हिस्सा लिया था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपक्षीय युद्ध में हिस्सा लेने वाले कौन कौन थे। तो बच्चों त्रिपक्षीय युद्ध में हिस्सा लेने वाले थे राजस्थान और गुजरात के गुर्जर प्रतिहार, और दक्षिण के राष्ट्रकूट और पालवंश बच्चों। ठीक है, पूछता है कि किसके मध्य त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था? कन्नौज में। ठीक है, तो ये आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूरा नाम क्या होता है? ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी का पूरा शब्द क्या होता है? न्यूनतम मान खिलाड़ी, अधिकांश सम्मानित खिलाड़ी, या अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, या अधिकांश थोक खिलाड़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। मिलिंद पनाहो पाठ किससे संबंधित है? मिलिंद पनाहो पाठ के संबंधित है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म और यहूदी धर्म। तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। और बच्चों तैयारी कर रहे हो तो बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बौद्ध धर्म से एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ, जब उन्होंने गृह त्याग किया था, तो आपको बता दें बच्चों, गृह त्याग की घटना को एक शब्द है कहा गया था। ठीक है, अब मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि जब उन्होंने गृह त्याग किया था तब उन्हें क्या कहा गया। और देखो बच्चों, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 शिष्यों को, ध्यान देना बच्चों, अपने 5 शिष्यों को उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, और जब उनकी मृत्यु हुई ठीक है कुशीनगर में, तो उनकी मृत्यु की घटना को कहा गया महाविनिष्क्रमण। ठीक है, महापरिनिर्वाण।
महापरिनिर्वाण। जब उनकी मृत्यु हुई तो कहा गया महापरिनिर्वाण। और अभी तक आपने बताया नहीं मुझे कि जब बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब घर से बाहर निकले तो उस घटना को क्या कहा गया, वनप्रस्थ किए तो क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है जो महा से है, महाभिनिष्क्रमण और धर्मचक्र प्रवर्तन और क्या, महापरिनिर्वाण। तो महाभिनिष्क्रमण कब है, जब उन्होंने गृह त्याग किया, और धर्मचक्र प्रवर्तन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद 5 शिष्यों को उन्होंने ज्ञान दिया, और महापरिनिर्वाण जब उनकी कुशीनगर में क्या हुई, मृत्यु हुई। ठीक है, आगे, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले, टेबल टेनिस, क्रिस्टोफर कोलंबस या वास्को डिगामा। तो उत्तर हो जाएगा इसका बच्चों वास्को डिगामा। आगे बढ़ते हैं, हैंडबॉल के खेल क्षेत्र को डैश कहा जाता है, हैंडबॉल के खेल क्षेत्र को डैश कहा जाता है। तो जहां पर हैंडबॉल खेला जाता है उस क्षेत्र को बच्चों कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स से दूसरा क्वेश्चन आ गया है आपका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए अब इसी हिसाब से आप एनालाइज कीजिए कि कितने कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस सेक्शन को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पशुपति किस काल से माना जाता है, ठीक है, पशुपति किस काल से माना जाता है, मौर्यन, गुप्त, वैदिक या हड़प्पा। तो बच्चों हड़प्पा संस्कृति से संदर्भित है पशुपति, क्योंकि पशुपति नाथ की जो मोहर है वो सिंधु घाटी सभ्यता से पाई गई है, हड़प्पा सभ्यता से पाई गई है। तो हम कह सकते हैं कि पशुपति काल संबंधित है हड़प्पा संस्कृति से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है, निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है, पटकी, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड रोग या शासन। तो उत्तर हो जाएगा इसका शासन। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। आगे, निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है, अपस्ति, व्याध, स्वाति या प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो उत्तर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आगे, सार्वजनिक संपत्ति स्रोत के अति प्रयोग डैश कहा जाता है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैश कहा जाता है। तो संसाधन की खपत, सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी या खराब स्रोत या सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। ठीक है, यानी बी उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे संसद में के संयुक्त सत्र को चलाने के लिए, संसद के संयुक्त सत्र को संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है। ठीक है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष या राज्यसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या मौसमी अध्यक्ष। तो उत्तर हो जाएगा भैया लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे। ठीक है, पैरालंपिक, तो ये बच्चों 2019 का पेपर है, तो सीधी सी बात है उस समय 2017-18 का इसमें करंट अफेयर पूछ रहा है। और अगर इस बार आरपीएफ में करंट अफेयर पूछा जाएगा तो 2023-2024 में होने वाले जो स्पोर्ट्स हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। तो आप एक लिस्ट करंट अफेयर की जरूर बना लीजिएगा जिसमें 2023 और 2024 में होने वाले जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसके प्रश्न जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से प्रश्न आने वाले हैं। तो भैया पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं मरियप्पन थंगवेल। ठीक है, आगे, विभाजन के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका डैश में विभाजित किया जाता है। विभाजन के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है, एक असमान, दो असमान, दो समान या दो समान। तो बच्चों यहाँ पर होगा दो समान। ठीक है, साइंस से देख लीजिए, कम से कम 8 क्वेश्चन हमने देख लिए। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, रामस्वरूप नंद और शारंगदेव या भरत मुनि। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका भरत मुनि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा अंतरराज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन सा अंतरराज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय या कार्मिक मंत्रालय। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका गृह मंत्रालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थाल घाट दर्रा, देखो थाल घाट दर्रा मुंबई और डैश को जोड़ता है। तो थाल घाट दर्रा बच्चों मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के 2 दर्रे हैं, महाराष्ट्र के 2 दर्रे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, एक थाल घाट एक भोर घाट। ठीक है, तो बच्चों एक थाल घाट है एक भोर घाट है। तो जो थाल घाट है वो जोड़ता है मुंबई टू नासिक, और एक जो भोर घाट है वो जोड़ता है मुंबई टू पुणे। ठीक है, ध्यान देना, हमारे भारत में दर्रे जो है वो उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो दर्रों को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन दक्षिण के 3 दर्रे, दक्षिण भारत के 3 दर्रे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने जरूरी हैं। दो तो महाराष्ट्र के और एक केरल का। ठीक है, तो थाल घाट दर्रा जो जोड़ता है मुंबई टू नासिक को, और भोर घाट दर्रा जो जोड़ता है मुंबई टू आपका पुणे, और इसके बाद केरल का एक दर्रा है जो जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को, जिसको बोलते हैं पाल घाट दर्रा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट के विश्व कप से संबंधित नहीं है? ईरानी कप, कलिंग कप, रणजी ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी? तो बच्चों ये कलिंग जो कप है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ये फुटबॉल संबंधित है बच्चों। कलिंग जो कप है ना ये फुटबॉल संबंधित है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे, पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होता है? पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्स और वाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? ठीक है, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का प्रयोग किया जाता है? वित्तीय संघ का तरीका या प्राकृतिक संघ की विधि या संघीय रूप से प्रशासित विधि या फिर संघीय रूप से संघीय? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों संघीय रूप से प्रशासित विधि, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? अशोक, इसके विपरीत, ठीक है, इसमें थोड़ा सा शायद नाम में गलती हो गई है लेकिन इसको चलो देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत है? ठीक है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत है? संविधान का प्रश्न है, अनुच्छेद 267 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? नाइजर और जिम्बाब्वे में इसमें से कौन सा द्वीप है? इनमें से कौन सा द्वीप है? तो ये कहाँ का द्वीप है ये? तो बच्चों ये उत्तर हो जाएगा आपका क्या? अफ्रीका के, ठीक है। आगे, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश या वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ये राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? ग्रेटर इसमें नाम लिया लेकिन ये गलत है, आप देख लीजिएगा, इसमें सर्च कर लीजिएगा कि क्या अंतिम शासक था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? बंदरगाह भी है, ठीक है, नदीय बंदरगाह है आप बोल सकते हो। निम्नलिखित में से कौन एक नदीय बंदरगाह है? तो कोलकाता का हाल्दिया बंदरगाह बच्चों, भारत में पश्चिम बंगाल का कोलकाता का हाल्दिया बंदरगाह बच्चों एक नदीय बंदरगाह है और नदी के ऊपर ये बंदरगाह बना हुआ है, ठीक है। इस हाल्दिया बंदरगाह से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और ये जो हाल्दिया बंदरगाह है बच्चों ये हुगली नदी पर बना हुआ है, तो ध्यान रखना है, हुगली नदी, ठीक है, जो कि गंगा नदी की वितरिका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जाए, देखिए, किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या बिहार? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बिहार, ठीक है। आगे, देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है जरा देखिए, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है? कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भैया आवाज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर मत लगा देना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो भैया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था 31.16%, यानी भारत में अभी भी ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो उत्तर हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय, ये संविधान का प्रश्न है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? तो ये तराई का क्षेत्र है बच्चों, भूगोल से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो पेड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दुलु कनीथा डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत है? तो दुलु कनीथा कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक संगीत है। आगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वर्ष में स्थापित किया गया था? 1993 में स्थापित किया गया था, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में पीसी महालनोबिस को जाना जाता है, अर्थशास्त्र का ये प्रश्न है। आगे, बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है? बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? तो अल्पसंख्यक प्रभुत्व बाजार उसको कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है, ठीक है, भारत सरकार डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? तो भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके ये 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं और इसमें हमने ये देखा कि बहुत सारे जो प्रश्न हैं बच्चों, ठीक है, वो आपके हर क्षेत्र से आ रहे हैं, हिस्ट्री से भी आ रहे हैं, ज्योग्राफी से भी आ रहे हैं, पॉलिटी से भी आ रहे हैं, साइंस से भी आ रहे हैं, साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, संविधान से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, प्राचीन इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर पेपर में आप कोशिश कीजिए कि प्राचीन इतिहास को ज़्यादा पढ़िए, साइंस को ज़्यादा पढ़िए, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों का वेटेज बहुत अच्छा खासा आ रहा है, संविधान का बहुत अच्छा खासा वेटेज आ रहा है, ठीक है। अभी भी समय है, पढ़ते रहिए, कल फिर मिलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज फिर एक सीरीज़ लेके आ गए हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम आरपीएफ का बहुत नज़दीक है और एएलपी का भी जो एग्ज़ाम है आपका असिस्टेंट लोको पायलट, उसका भी बहुत नज़दीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से आपका जीके जीएस आता है और आपको कम समय में जीके जीएस की तैयारी कैसे करनी है। और ये बच्चों, जो आप ये पेपर है, ये पीडीएफ है, ये आज से 6 साल पहले यानी 2019 में ये आ चुका है आपके रेलवे के एग्ज़ाम में। और रेलवे के एग्ज़ाम की एक चीज़ तो बहुत अच्छी होती है कि उसका चाहे एएलपी का पेपर हो, चाहे फिर आरपीएफ का या फिर एनटीपीसी का पेपर हो, उसका जीके जीएस का जो लेवल होता है वो हर पेपर में सेम होता है। यानी इस एग्ज़ाम से भी आपको ये पता लग सकता है कि आपका जो आरपीएफ का एग्ज़ाम और आपका जो एएलपी का एग्ज़ाम है उसमें जीके जीएस कैसे पूछने वाली है। ठीक है, ये किसी बच्चे की पीडीएफ है, हमने डाउनलोड किया है इसको, और इसमें जो जीके आ रहा है इससे आपको एक आइडिया पता लग सकता है कि किस प्रकार से आपको जीके की तैयारी करनी है। ठीक है, और साथ में ये भी देखते रहिए इस वीडियो के माध्यम से कि इस पीडीएफ में जीके में कौन कौन सा पोर्शन का कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपका प्राचीन इतिहास है, मध्य इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, स्पोर्ट्स है, आपका करंट अफेयर है, और जो भूगोल है और अर्थशास्त्र, संविधान के कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, इसमें आपको मदद मिलेगी और कम समय में आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस तो बहुत अच्छे नंबर से आ रहा है, साइंस भी आ रहा है अच्छे नंबर से। तैयारी कैसी होनी चाहिए वो इस पीडीएफ के माध्यम से आपको पता लगेगी कि रेलवे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अभी तक रेलवे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता आ रहा है, इस पीडीएफ के माध्यम से आपको पता लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं बच्चों। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है, खेल के संगठन में फिला शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, खेल के संगठन में जो FILA फिला शब्द है ये किससे संबंधित है। तो क्या है, पानी पी लो या वजन उठाओ, या क्या बोलते हैं पानी पोलो या वजन उठाओ, या विंड सर्फिंग या कुश्ती। तो आंसर आपका आयोग ने माना है क्या, कुश्ती। ठीक है, तो कुश्ती में शब्द किया जाता है इस्तेमाल कौन सा, फिला, FILA। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ब्राज़ील, भारत, पाकिस्तान या चीन। तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है भाई, चीन। ठीक है, देखिए जो चीन है ना वो कई मामलों में विश्व में आगे है। जैसे कोयला का उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा चीन है, और आपको बता दें बच्चों इसका चाय का उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा चीन है। और ध्यान देना बच्चों, गेहूं का उत्पादन करने में भी सबसे ज़्यादा कौन है, चीन है। और चावल का उत्पादन करने में भी सबसे ज़्यादा चीन है। ठीक है, ये ध्यान देना, चाइना सबसे आगे है। और बात करें भारत की तो देखो, भारत जो है ना वो जूट का उत्पादन करने में सबसे आगे है। जूट का उत्पादन करने में सबसे आगे है। आम का उत्पादन करने में सबसे आगे है। ठीक है, ये ध्यान देना। और हम बात करेंगे, अभी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ निकाला जाता है, तांबा यानी कॉपर, सबसे ज़्यादा तांबा। तो बच्चों वहाँ पर आपके दो देश होंगे, एक तो पेरू होगा और एक तो क्या होगा, चिली होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। कपास का तो चीन है, ये तो हम मानते ही हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि तांबा सबसे ज़्यादा किस देश में निकाला जाता है, तो भैया तांबा आपका निकाला जाता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा, पेरू में, और कहाँ पे, चिली में। ये दोनों के दोनों जो है साउथ अमेरिकन कंट्री हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। अगला बढ़ते हैं, क्या बोलता है, फार्मूला वन में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज यानी पीला झंडा क्या दर्शाता है। ठीक है, जब फार्मूला वन रेस होती है तो ड्राइवरों को संदेश देने के लिए, महत्वपूर्ण निर्देश देने के लिए कुछ झंडों का इस्तेमाल किया जाता है जिनके रंग अलग अलग होते हैं। तो जो पीला झंडा होता है उसका क्या मतलब होता है, गियर डाउन करना, ट्रैक से बाहर, या गियर अप, या खतरा, धीमा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है भैया कि आगे खतरा है, आपकी जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, धीमा होनी चाहिए। ठीक है, और आपको बता दें बच्चों, हमारे भारत में भी फार्मूला वन कार रेस एक बार हो चुकी है। हमारे भारत में फार्मूला वन कार रेस जब हुई थी सन 2010 में, तो वो हुई थी ग्रेटर नोएडा के बुद्धा सर्किट में। ठीक है, ध्यान देना, ग्रेटर नोएडा के बुद्धा सर्किट में ये रेस हुई थी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में फार्मूला वन रेस कहाँ होने वाली है। तो यहाँ पर कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी बुद्धा सर्किट, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, और इसी बुद्धा सर्किट में बच्चों मोटो जीपी रेस होने वाली है 2025 में। ठीक है, ये ध्यान देना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुद्धा सर्किट में मोटो जीपी रेस यानी बाइक रेस होने वाली है। बाइक रेस होने वाली है। ठीक है, जो सुपर बाइक्स होती हैं उनकी रेस होने वाली है, मोटो जीपी रेस उसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो उत्तर हो जाएगा क्या भैया इसका, डी।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देखो आपको पूरे भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य पता होने चाहिए, क्योंकि वन्यजीव अभ्यारण्य पूछता है। ठीक है, राज्य का भी पूछता है और पूरे भारत में कितने ये भी पूछता है। ठीक है, और हाल ही में कौन सा बना यही पूछता है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य या बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और ध्यान देना बच्चों, जब भी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो भारत का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, भारत का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में था और अब चला गया है उत्तराखंड में। अब इसका नाम बदल के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। पाखुपिला, खंतम या ओट्टम थेडल या चेरोकन। ठीक है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। पाखुपिला या खंतम या ओट्टम थेडल या चेरोकन। तो यहाँ पर आपका देखो उत्तर है ओट्टम थेडल। ठीक है, और पूछ ले कि भैया आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले भैया कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है भैया कुचिपुड़ी। ठीक है, ये ध्यान देना, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी। ठीक है, और ये कौन सा नृत्य है, लोक नृत्य है। ठीक है, जब भी बात होगी बच्चों आंध्र प्रदेश की, तो ध्यान देना आंध्र प्रदेश से ही सन 2014 में तेलंगाना राज्य बनाया गया था, जो उस समय हमारा 29वां राज्य था। और तेलंगाना राज्य एक स्थलबद्ध राज्य है। आंध्र प्रदेश की जब भी बात तो होगी तो बच्चों यहाँ पर नागा अर्जुन सागर बांध है, और ये नागा अर्जुन सागर बांध एक झील भी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जब भी बात होगी तो ध्यान देना यहाँ पर दो झील और पूछता है, दो झील और पूछता है, पुलिकट झील और कोलेरू झील। ठीक है, कोलेरू झील और पुलिकट झील। और जो पुलिकट झील है और जो कोलेरू झील है, ये दोनों के दोनों बच्चों खारे पानी और लगून झील है। और जो ये पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में स्थित है, लेकिन हम आंध्र प्रदेश ही मानेंगे इसका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है, साइंस का क्वेश्चन है ये। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.54। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है, झारखंड में है, कर्नाटक में है, केरल में है या गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक में। तो पूरे भारत के जितने भी आपको बता दें, पूरे भारत में जितने भी मंदिर हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए सभी छात्र, और उसको पढ़ते जाइए, क्योंकि मंदिर भी पूछता है। जैसे आपका लेपाक्षी मंदिर उड़ीसा में है, जैसे आपका लिंगराज मंदिर, सूर्य कोणार्क मंदिर, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका उड़ीसा में है। विश्वनाथ मंदिर ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और मीनाक्षी टेम्पल, जरा बताइए मुझे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, बताइए जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ते हैं। बाराबती स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो बाराबती स्टेडियम जो है ये बच्चों ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये ओडिशा में स्थित है, याद रखना। और स्टेडियम की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ये कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, ये ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 69। अब देखिए, ये तो जब 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन रेलवे में, तो 2018 का करंट अफेयर लिया गया था। अब चल रहा है कितना, 2024। अब 2024 में जो भी पेपर होंगे तो ये मान के चलिए 2022 और 2023 और 2024 3 साल का करंट अफेयर पूछा जाएगा। और ये 3 साल के करंट अफेयर में जितने भी आपके स्पोर्ट्स हुए हैं और भारत ने जो पदक जीते हैं बच्चों, तो इसका करंट अफेयर जरूर याद कर लेना। 2023 में और 2024 में हुए ओलंपिक और वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप चाहे किसी भी प्रकार का वर्ल्ड कप हो, एशियाई खेल हो, इसको आप पढ़िए। और किस खिलाड़ी ने किस खेल में प्रदर्शित किया, कौन सा पदक लेके आए, ये बिल्कुल जानना है, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन तो बनेगा 100%। 2 या 3 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से जरूर होंगे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स को पढ़ना जरूरी है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, असम और अंडमान निकोबार। तो भैया असम तो हमारा एक पूर्ण रूप से राज्य है ना, ये तो पता होना चाहिए आपको। और ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ध्यान देना। और सन 2019 में 9 केंद्र शासित प्रदेश थे बच्चों। सन 2019 में 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, और अभी वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए
कि जब हमारे पास 9 केंद्र शासित प्रदेश थे तो वो नए कौन से बने थे, और अभी अगर 8 हैं, अगर 8 हो गए हैं तो जाहिर सी बात है किसी एक केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया है, ठीक है। और जब नए केंद्र शासित प्रदेश अभी बने हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा केंद्र शासित बन गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बना है, वो लद्दाख है बच्चों, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश हैं, और पूरे भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें जो लद्दाख है, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा भैया इसका उत्तर? इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है, ठीक है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे भैया? लखनऊ में है, ठीक है। अब आप जरा मुझे बच्चों ये बताओ कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। मुख्यालय तो बता दिया भैया कि इसका लखनऊ में है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। आगे देखिए, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है बच्चों नियासिन, ठीक है। ध्यान देना, अगर खाली विटामिन बी पूछ ले, अगर खाली विटामिन बी पूछ ले तो इसका होता है कोबालामीन, ठीक है, ये ध्यान देना। लेकिन यहाँ पूछा कि B3 का क्या होता है, तो B3 का आंसर हो जाएगा आपका नियासिन, ठीक है। देख रहे हो, साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, विटामिन से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आपको साइंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है, ठीक है। तो कुवैत की जो मुद्रा का नाम है वो है कुवैती डायनर, ठीक है। कुवैती डायनर, या इसको कुवैती दिनार भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसको कुवैती दिनार भी बोलते हैं। ये कुवैत का जो है मुद्रा है। तो सभी देशों की मुद्रा आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद क्या है, ठीक है। वैदिक संस्कृति भजनों का संग्रह है, या पुस्तकों का संग्रह है, या हस्तशिल्प का संग्रह है, या इतिहास का संग्रह है, ठीक है। पहली बात तो आपको बता दूं कि हमारे भारत में जो वेद हुए तो वो कितने वेद हुए? 4 वेद हुए, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। और जो 4 वेद हुए वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, और अथर्ववेद है, ठीक है। अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं जो हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी देते हैं, और भारत के कम से कम आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। और जब भी हम बात करेंगे 3 वेद की, अगर हम बात करेंगे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो इनको वेद त्रयी कहा गया है। क्या कहा गया है? वेद त्रयी कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहा गया है? वेद त्रयी कहा गया है, ठीक है। और ऋग्वेद का मतलब होता है वैदिक संस्कृत का भजनों का संग्रह, यानी ये यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है कि इन सभी वेदों में किसकी चर्चा की गई है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद की चर्चा की गई है, ठीक है। ध्यान देना, ऋग्वेद में आयुर्वेद की चर्चा की गई है, सामवेद में सोम, रस और संगीत की चर्चा की गई है, यजुर्वेद में कर्मकांड, यज्ञ, प्रतिष्ठान, इसकी चर्चा की गई है, और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में जादू टोना की चर्चा की गई है, मतलब बीमारियों को जादू टोना से ठीक करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर है? हरिद्वार जो शहर है वो किस नदी के तट पर है? तो वो गंगा नदी के तट पर है। यहाँ पे गंगा नदी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और ध्यान देना बच्चों, जैसे इस बार 2024 का जो महाकुंभ है वो प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे लग रहा है ना, तो उसी प्रकार से उत्तराखंड में हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे महाकुंभ लगता है। और हमारे पूरे भारत में जो महाकुंभ लगता है वो 4 जगह लगता है। एक तो महाराष्ट्र में, नासिक में लगता है, कहाँ पर? गोदावरी नदी के किनारे। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में संगम, यानी जहाँ गंगा यमुना का संगम होता है वहाँ लगता है। और उत्तराखंड में कहाँ पे? हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे, पंचवर्षीय योजना अवधि है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना अवधि है कौन कौन सी? पंचवर्षीय योजना अवधि है, ठीक है। इसमें से किस साल के अंदर में 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? बताइए, 5वीं पंचवर्षीय योजना की, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि जब कोई भी साल
जब कोई भी सरकार जीत के आती है, और हमारे यहाँ पर तो सरकार 5 साल के लिए जीतती है, तो 5 साल में वो क्या क्या डेवलपमेंट करेगी, देश का क्या क्या विकास करेगी, क्या योजना बनाएगी, इसी को बोलते हैं बच्चों पंचवर्षीय योजना। तो ये बोल रहा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 1974 से 1979। ठीक है। और आपसे पूछ ले कि पहली पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी 1950 में। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी 1950 में। और अगर आपसे पूछ ले कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, कि हमको भैया कृषि करके अपने भारत को आत्मनिर्भर करना है, खाद्यान्न की तरफ से अपने आप को क्या करना है, आत्मनिर्भर करना है। ठीक है, तो ये हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, लिबर्टी, समानता, न्याय या प्रावधान। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रावधान। प्रावधान जैसा कोई शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं दिया गया है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान देना। बाकी लिबर्टी, समानता और क्या बोलते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इन शब्द का इस्तेमाल हमारे प्रस्तावना में किया गया है। अब प्रस्तावना से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना को किसने पेश किया था। ठीक है, संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को पेश किसने किया था, तो ये उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना कहाँ के संविधान से लिया गया था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया गया था। ठीक है, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया गया था। और आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना में भाषा कहाँ से ली गई थी, है ना, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। और ध्यान देना बच्चों, आपको बता दें जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को अभी तक सिर्फ केवल एक बार ही उसको संशोधित किया जा चुका है। एक बार ही उसको संशोधन किया जा चुका है। अगर आपसे पूछ ले संविधान के प्रश्न में कि प्रस्तावना को अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो प्रस्तावना को एक ही बार संशोधित किया जा चुका है, यानी एक ही बार उसमें बदलाव किया गया है। कब किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, और प्रस्तावना में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो आपको बता दूं बच्चों, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। कब जो है हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका 326 ईसा पूर्व। ठीक है, क्या बोल रहा है, कब हाइडेस्पेस की लड़ाई कब आयोजित की गई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का क्या दर्शाता है। ठीक है, लोटस और बुल, ठीक है, कमल का फूल और जो बुल यानी बैल क्या प्रदर्शित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जन्म। क्या हो जाएगा भैया, जन्म हो जाएगा। क्लियर है। और ध्यान देना बच्चों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बड़े अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो यहाँ भी क्वेश्चन बना है बौद्ध धर्म का। क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देना कि जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, तो उस समय उस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। और उसके बाद 35 वर्ष की आयु को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर उन्होंने 5 शिष्यों को अपना प्रवचन दिया। और जब 5 शिष्यों को अपना प्रवचन दिया, तो उस घटना को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। और फिर जब 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, तो उस घटना को बोला गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजनाओं के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो ये विशिष्ट वृद्धि, स्वतंत्रता विकास या आदर्श विकास या समावेशी विकास, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों समावेशी विकास। ठीक है, आगे एफडीआई का विस्तार रूप क्या है। एफडीआई का क्या है, देखो ये एफडीआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में बता देता हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। बाहर के लोग जब हमारे देश में पैसा लगाते हैं या हमारे देश में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी को बोला जाता है क्या बच्चों, एफडीआई, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अर्थशास्त्र का ये प्रश्न है। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है। मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया, कोर हो गया या वायुमंडल हो गया, तो उसको बोलते हैं बच्चों क्रस्ट। पृथ्वी जहां पर हम लोग निवास करते हैं, जहां पे हमारे पेड़ पौधे, हमारे मकान वगैरह घर बने हुए हैं, जिसमें हम चलते हैं, तो बच्चे उसे कहा जाता है क्या? क्रस्ट। ठीक है, और हमारी जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो 3 चीज़ों में बटा हुआ है। एक तो ऊपरी भाग क्रस्ट, और एक मध्यम भाग मेंटल, और एक अंदर का भाग, तीसरा भाग, उसको बोलते हैं क्रोड। ठीक है, मेंटल जो है बच्चों वो द्रव्य अवस्था में है, और बाकी क्रस्ट और क्रोड ये आपका ठोस अवस्था में है। ठीक है, आगे केमिस्ट्री से आपका प्रश्न है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या होता है? तो सल्फर के लिए भैया प्रतीक क्या होता है? एस होता है। ठीक है, साइंस का ये प्रश्न है। भारत का विधि आयोग एक क्या है? भारत का विधि आयोग एक डैश है। भारत का विधि आयोग क्या है? तो वैधानिक निकाय है, या निजी निकाय है, या गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, या बेसल आयोग द्वारा अधिग्रहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बच्चों गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चड्ढा कप खेल से संबंधित है? तो चड्ढा कप है वह किस खेल संबंधित है बच्चों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, और बैडमिंटन से संबंधित जो खिलाड़ी हैं उनका नाम पता होना चाहिए, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है? बोडो, पंजाबी, खंडेशी या असमिया? तो बच्चों खंडेशी भाषा नहीं है। ठीक है, ये आधिकारिक भाषा नहीं है। आधिकारिक भाषा का मतलब होता है जिसे संविधान ने मान्यता दी है। तो अभी तक तो संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। ठीक है, तो जिसमें बोडो है, पंजाबी है और असमिया है, पर खांडेशी नहीं है। ठीक है, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। आगे, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़ा है? इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़ा हुआ है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, तैराकी या रग्बी? ठीक है, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़ा हुआ है? वॉलीबॉल, क्रिकेट और या तैराकी या कुछ भी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तैराकी। ठीक है, देखो मैंने बताया था ना कि खेल और उनसे संबंधित जो खिलाड़ी हैं उनको याद करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकता है। आगे देखिए, बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? न्यू इंडिया, सुधारक, वंदे मातरम या तलवार? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यू इंडिया। ठीक है, और जब भी बात होती है बिपिन चंद्रपाल की, तो ध्यान देना ये गरम दल के नेता थे, और गरम दल के नेता के लिए आपको 3 चीज़ याद रखना है, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और क्या भैया? पाल। तो देखो, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से क्या है? बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्रपाल। ये तीनों के तीनों जो है आपके गरम दल के नेता हैं। और ऐसे ही प्रश्न आता है कि भाई लाल, बाल, पाल में से लाल कौन है, बाल कौन है और पाल कौन है? ठीक है, तो ये प्रश्न आपको बच्चों ध्यान देना है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगला, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच डैश से कम हो। अम्लीय वर्षा कब होती है, यानी हम किस वर्षा को अम्लीय वर्षा बोलेंगे? जब उसका पीएच मान 5.6 से कम होगा, तो हम कह देंगे कि वो अम्लीय वर्षा है। आगे, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है? किसी दिए गए क्षेत्र का जो पशु जीवन होता है बच्चों, उसको कहलाते हैं क्या? फौना। ठीक है, और फ्लोरा किसे कहते हैं? पेड़ पौधों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असम का राज्य पक्षी क्या है? असम का राज्य पक्षी क्या है? तो बच्चों असम का राज्य पक्षी है सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। ठीक है, असम का जो राज्य पक्षी है वो क्या है? सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। ठीक है, आगे, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है भैया? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। और एक चीज़ बता दूं बच्चों, अफगानिस्तान में अभी तालिबानियों का कब्जा है। तालिबानी चला रहे हैं अफगानिस्तान को, और तालिबानियों ने अफीम की खेती को एकदम मना कर दिया है कि भैया हमारे देश में अब अफीम की खेती नहीं होगी। इस प्रकार से पूरे विश्व में अब सबसे ज़्यादा अफीम की खेती करने वाला देश अफगानिस्तान नहीं है, अब है म्यांमार। ठीक है, एग्जाम में आ जाए कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती करने वाला देश कौन सा है, तो बेहिजक अब आपको म्यांमार लगाना है, ना कि अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में अफीम जो है वो पूर्ण रूप से बैन हो चुका है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देख लीजिए, रेलवे के प्रश्न, रेलवे के एग्जाम में क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। ठीक है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसको पास की चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें अच्छी से नहीं दिखाई देती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको मायोपिया बोलेंगे बच्चों। इस बीमारी को क्या बोलेंगे? मायोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। आगे बोलते हैं, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य संबंधित है? संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा असम संबंधित है। तो देखो एक हिंट भी दे रहा है यहाँ पे, कामाख्या। आपको पता होना चाहिए बच्चों की कामाख्या मंदिर कहाँ पे है?
कामाख्या मंदिर असम में है बच्चों। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। और कामाख्या मंदिर में ही असम का बड़ा फेमस मेला है जिसको बोलते हैं अंबुबाची का मेला, ठीक है, लगाया जाता है। और इसी अंबुबाची का मेला के अवसर पर बिहू नृत्य किया जाता है। और तो बिहू नृत्य भी कहाँ का है? असम का है बच्चों, ठीक है। तो मेले भी याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। और जो राजा राम मोहन रॉय थे ना बच्चों, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। सती प्रथा का रोकथाम किया इन्होंने, दास प्रथा का रोकथाम किया, बहुत बड़ा काम किया। महिलाओं के लिए जाने जाते हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, शिक्षा देने का काम किया इन्होंने, ठीक है। और महिलाओं के मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाई इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे, कार्य का एसआई इकाई क्या है? कार्य की जो एसआई इकाई है वो क्या है? जूल है। कार्य की एसआई इकाई क्या है? वो जूल है। आगे बढ़ते हैं। कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कैट यानी बिल्ली, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका होता है 19 जोड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं बच्चों, ठीक है। और अनुसूची की बात करेगा तो हमारे संविधान में वर्तमान में अभी 22 अनुसूची हैं बच्चों, ठीक है। कितनी? 12 अनुसूची, ठीक है। 22 भाग और 12 अनुसूची हैं, ठीक है, ध्यान देना। वर्तमान में 12 अनुसूची है, 470 अनुच्छेद हैं और कम से कम 22 कितने हैं? भाग हैं। आगे, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? देखिए बच्चों, कभी भी नाम सुंदरवन आ जाए तो बेहिचक पश्चिम बंगाल लगा दीजिएगा, क्योंकि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन डेल्टा और सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में ही है। तो सुंदरवन से कुछ भी चीज़ आए आप तुरंत पश्चिम बंगाल लगा दीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आगे, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण, स्पर्मोलॉजी या ऊतक विज्ञान या नेत्र विज्ञान। तो इसका हो जाएगा ऊतक विज्ञान, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को मत लगाइएगा, ज्ञानी जैल सिंह थे वो, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। आगे, विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों महाराष्ट्र, ठीक है। आगे, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र चाहिए कितनी? 35 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक कि आपको बता दें बच्चों, जो गवर्नर होता है ना, राज्यपाल होता है, राज्यपाल बनने के लिए भी उम्र चाहिए कितनी? 35, ठीक है। और आपसे एक चीज़ बता दूं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 30 और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 25। यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान दीजिएगा बच्चों आप, 35 वर्ष उम्र चाहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए, 30 वर्ष उम्र चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 उम्र चाहिए और गाँव में प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए उम्र चाहिए कितनी? 21 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है भैया? तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, सबको पता है, ऐसे प्रश्न आते हैं देखो एग्जाम में, तो तैयारी आप इसी हिसाब से कर सकते हैं। आगे जरा देखिए, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय आइंस्टीन के रूप में नागा अर्जुन को जाना जाता है। किसको भाई? नागा अर्जुन को जाना जाता है, ठीक है। आगे, डल झील किस शहर में है? तो डल झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है बच्चों, डल झील, ठीक है। डल झील हो गया, शेषनाग झील हो गया, बैरीनाग झील हो गया, ठीक है, वूलर झील हो गया, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील, ये सब का सब कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, श्रीनगर। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? तो ये उस समय का है, अभी भी नितिन गडकरी ही है। अभी भी हमारे वर्तमान में सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ही हैं। ये 2019 के समय में भी थे, ये आज भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा CH3, ठीक है, COOH, CH3COOH, ठीक है। ये कोह लिखा हुआ है तो कोह नहीं पढ़ेंगे बच्चों इसको, CH3COOH, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये देखो, यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न आ गए हैं, 50 प्रश्न आपके जीके से कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से पूरा एनालाइज कर लीजिए कि कैसे प्रश्न आते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।